2 अगस्त 2024 को जब 28 साल की पीडियाट्रिक नर्स ममता काफले भट्ट काम पर नहीं पहुंची तो ममता के साथ काम करने वाले लोग थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि ये लगातार दूसरा दिन था जब ममता काम पर नहीं आई थी और ना ही उसने काम पर किसी को फ़ोन करके अपने एब्सेंट होने का रीज़न बताया। ममता टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद थी और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उसने बिना किसी को बताए काम से छुट्टी की हो, जिस कारण अब और वेट ना करते हुए उसके साथ काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स ने लोकल पुलिस को फ़ोन करके एक वेलफेयर चेक रिक्वेस्ट किया। फिर 2 अगस्त की ही शाम एक पुलिस पेट्रोल ममता के मेनेसास पार्क वर्जीनिया वाले घर के एड्रेस पर भेजी गई। पुलिस ने घर का दरवाजा नॉक किया और जल्दी ही ममता के हस्बैंड नरेश भट्ट ने दरवाजा खोला और पुलिस को ममता के बारे में बताते हुए कहा कि ममता टेक्सास में रहते उसके किसी रिश्तेदार को मिलने गई है और वो कुछ ही दिनों बाद लौट आएगी। पर पुलिस ऑफिसर्स ने नोट किया कि ममता की 10-11 महीने की बच्ची घर में अपने पिता के साथ ही थी, जिस कारण पुलिस को शक हुआ कि शायद नरेश भट्ट ने ममता को लेकर उनसे झूठ बोला, क्योंकि पुलिस को इस बात का विश्वास नहीं था कि एक माँ अपनी 10-11 महीने की बच्ची को छोड़कर ऐसे कुछ हफ्तों के लिए किसी रिश्तेदार को मिलने जा सकती है। और पुलिस द्वारा थोड़ी और तफ्तीश करने के बाद पता चला कि ममता कुछ ही साल पहले अमेरिका आई थी और अमेरिका में उसका कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिसके पास वो ऐसे कुछ हफ्तों के लिए रहने जा सके। तो फिर कहाँ थी ममता काफले भट्ट और क्या उसके हस्बैंड नरेश भट्ट ने पुलिस को झूठ बोला? इसी पर बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। 28 साल की ममता साल 2021 में नरेश भट्ट के साथ हुई उसकी अरेंज मैरिज के बाद नेपाल से अमेरिका आई। ममता प्रोफेशन से एक नर्स थी और ममता का हस्बैंड नरेश भट्ट किसी टाइम पे अमेरिका की डिफेंस के लिए काम कर चुका था। पर जिस टाइम ममता गायब हुई उस टाइम पे नरेश भट्ट अनएम्प्लॉयड था और वो अभी भी अपनी डिफेंस की लाइफ को पीछे छोड़कर एक सिविलियन की लाइफ में ट्रांजिशन कर रहा था। ममता अपने हस्बैंड और अपनी 10-11 महीने की बेटी के साथ वर्जीनिया के मेनेसास पार्क नेबरहुड में रहती थी और घर के पास ही एक मेडिकल सेंटर में ममता एक पीडियाट्रिक नर्स की जॉब भी करती। अब बाहर से देखने को इस परिवार की लाइफ बहुत ज्यादा नॉर्मल नजर आती, पर बंद दरवाजे के पीछे की कहानी कुछ और थी। ममता ने अपने साथ ही काम करने वाली एक फ्रेंड को कुछ ऐसी बातें बताई जो ममता के घर के अंदर की एक बहुत ही डार्क पिक्चर पेंट करती थी। ममता का हस्बैंड नरेश भट्ट अपनी डिफेंस की जॉब छोड़ने के बाद अनएम्प्लॉयड था और उसको अपनी डिफेंस की लाइफ से सिविलियन लाइफ में ट्रांजिशन करने में काफी मुश्किलें आ रही थी और इन्हीं मुश्किलों ने धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का रूप लेना शुरू कर दिया और नरेश भट्ट अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन हमेशा ममता के ऊपर निकाल देता। ममता एक बहुत ही एजुकेटेड लड़की थी और जब वो अपने घर में ही फिजिकल और मेंटल अब्यूज का शिकार होने लगी तब ममता ने एक सिंगल मदर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और ये साफ इंडिकेशन थी कि कहीं ना कहीं ममता नरेश भट्ट से अलग होने का फैसला कर चुकी थी। अगर बात की जाए इस परिवार के फाइनेंसिस की तो वहाँ पर भी सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल थी। ममता ने कुछ ही देर पहले एक बच्ची को जन्म दिया और अब वो फुल टाइम जॉब भी कर रही थी और नरेश भट्ट के अनएम्प्लॉयड होने के कारण ममता की इनकम पर ही घर चल रहा था और घर की फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा अच्छी ना होने के कारण ममता और नरेश भट्ट में टाइम पर पैसे को लेकर भी बहसबाजी आम हो चुकी थी। ममता ने ये सारी बातें उसके साथ काम करने वाली एक स्टाफ मेंबर जो उसकी अच्छी फ्रेंड भी थी उसके साथ शेयर की और उसने अपनी इस फ्रेंड को ये भी बताया कि वो ये सारी बातें नेपाल में रहते अपने परिवार से भी कर चुकी थी, पर यहाँ पर उसके परिवार ने उसको किसी तरह नरेश भट्ट के साथ ही रहकर लाइफ की इस मुश्किल घड़ी से गुजरने की सलाह दी। इसका साफ मतलब ये था कि ममता के अपने ही परिवार वाले उसको नरेश भट्ट से अलग होता नहीं देखना चाहते थे और यहाँ पर ममता ने नरेश भट्ट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश भी की, पर साल 2024 के मई-जून महीने तक इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी थी। अब जल्दी ही ममता की बेटी की उम्र 1 साल होने वाली थी और ममता अपनी बेटी का पहला जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाना चाहती थी। ममता ने अपनी एक कोवर्कर को बताया कि उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने जब 2 अगस्त की शाम ममता के घर जाकर वेलफेयर चेक के लिए घर के दरवाजे पर नॉक किया और जब पुलिस वालों को ममता के 2 दिन से काम पर ना जाने का कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तब पुलिस ने ममता के पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। ममता अपने काम से आखिरी बार 27 जुलाई 2024 को निकली और ममता को अपनी काम वाली बिल्डिंग से बाहर आते हुए सीसीटीवी कैमरे पर देखा जा सकता था। इसके बाद 28 जुलाई को ममता ने अपनी एक फ्रेंड से बात की और फिर एक दिन बाद 29 जुलाई को ममता ने नेपाल में रहते अपने माँ बाप के साथ वीडियो कॉल की और यहाँ पर ममता के द्वारा अपने माँ बाप से की गई ये वीडियो कॉल ही उसकी आखिरी कम्युनिकेशन थी। इसके बाद ममता को ना ही किसी ने देखा
और ना ही किसी की फोन पे ममता से बात हुई। पुलिस ने ममता के बैंक कार्ड भी चेक किए, पर पुलिस को ममता के बैंक अकाउंट्स में भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। और फिर 1 अगस्त को ममता ने अपने काम पर वापस जाना था, पर ना ही ममता 1 अगस्त को अपनी हॉस्पिटल की शिफ्ट पर पहुंची और ना ही उसने फोन करके अपनी मैनेजर को काम पर ना आने का रीजन बताया। और फिर यही सारा कुछ रिपीट हुआ 2 अगस्त को। और अब ममता के साथ काम करने वाले समझ चुके थे कि ममता का ऐसे काम पर ना आना और फोन करके किसी को ना बताना ये नॉर्मल नहीं था। इसके बाद ही ममता के साथ काम करने वाले लोगों ने पुलिस को फोन करके ममता के घर जाकर वेलफेयर चेक करने की रिक्वेस्ट की। अब पुलिस को ममता के हस्बैंड नरेश भट्ट ने ये बताया कि ममता कुछ दिनों के लिए टेक्सास में रहते एक रिश्तेदार के घर गई है। पर जब पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर लिया कि टेक्सास में ममता का कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता था, तब पुलिस वाले 3 अगस्त को दोबारा ममता के घर गए। पर इस बार नरेश भट्ट ने पुलिस को जो बयान दिया वो उसी के एक दिन पहले दिए गए बयान से मैच नहीं करता था। इस बार नरेश भट्ट का कहना था कि उसने 31 जुलाई की सुबह ममता को अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते देखा। पर हैरानी वाली बात यह थी कि 31 जुलाई को ममता की शिफ्ट थी ही नहीं। और फिर 1 और 2 अगस्त को जब उसने काम पर जाना था तब ममता भट्ट काम पर नहीं पहुंची। पुलिस ने नरेश भट्ट से ये सवाल भी किया कि अगर उसको लगता है कि ममता गायब हो चुकी है तो फिर उसने पिछले 3 दिन से ममता के गायब होने की पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। और यहाँ पर एक बार फिर नरेश भट्ट ने पुलिस को ये आश्वासन दिया कि ममता सही सलामत है और वो कुछ ही दिनों बाद घर वापस लौट आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ममता के गायब होने की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी और ना ही अभी तक इस केस में कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, इसलिए पुलिस वालों ने भी उस वक्त नरेश भट्ट को और कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। और फिर ऐसे ही अगस्त महीने का पहला हफ्ता बीत जाने के बाद भी ममता का अभी तक कोई भी पता नहीं चला था। पर ममता के साथ कुछ ऐसे लोग काम करते थे जो ममता के अच्छे दोस्त भी थे और इन लोगों ने वर्जीनिया की ही नेपाली कम्युनिटी के कुछ और लोगों के साथ मिलकर ममता को अपने तौर पर ढूंढने का काम शुरू किया। इन लोगों द्वारा ममता के मिसिंग होने के पोस्टर छपवा के जगह जगह लगाने का काम किया गया। और इस केस में ऑनलाइन लोगों की हेल्प लेने के लिए फेसबुक पर ममता के नाम पर एक डेडिकेटेड पेज भी सेटअप किया गया और जल्दी ही नेपाली कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर अपने तौर पर ममता को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक इंसान जो ममता को ढूंढने के लिए चलाई गई इस मूवमेंट में से मिसिंग था, उसका नाम था नरेश भट्ट, ममता का अपना ही हस्बैंड। नरेश भट्ट ने एक दिन भी ममता को ढूंढने के लिए की जा रही कोशिशों में लोगों का साथ नहीं दिया। पर जब मीडिया वाले नरेश भट्ट के घर पहुंचे तब उसने मीडिया वालों से खुलकर बात की और फिर अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में जाकर फाइनली नरेश भट्ट के द्वारा ममता की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर्स का पहले दिन से ही यही मानना था कि ममता को किसी के द्वारा गायब किया गया है। पर क्योंकि अभी तक पुलिस के पास नरेश भट्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो जल्दबाजी में उसके खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना चाहते थे। ममता के गायब होने की सबसे पहली नोटिफिकेशन पुलिस को गई थी 2 अगस्त को और नरेश भट्ट ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी 8 अगस्त को। और इस 6 दिनों के गैप में ना ही ममता के बैंक कार्ड और ना ही उसके फोन पर पुलिस ने कोई मूवमेंट नोट की। इसके बाद जब पुलिस ने नरेश भट्ट को इंटेरोगेट करना शुरू किया तो शुरुआत में उसने अपना वही पुराना बयान पुलिस को दिया जिसमें उसने कहा था कि ममता शायद टेक्सास में किसी रिश्तेदार के पास कुछ दिनों के लिए गई है। पर जब पुलिस ने नरेश भट्ट से ममता के ट्रैवल अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा तब नरेश भट्ट के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये प्रूव हो सकता कि ममता टेक्सास ही गई थी। और पुलिस अब तक इस बात की भी कंफर्मेशन ले चुकी थी कि टेक्सास में ममता का कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं रहता था जिसके पास वो इतने दिनों के लिए जाए। ममता जितने भी लोगों को अमेरिका में जानती थी वो सारे ही वर्जीनिया के आसपास रहते थे और इन सारे ही लोगों से ममता की जान पहचान उसके काम के थ्रू हुई थी। पुलिस ने जब ममता के साथ काम करने वाले लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया तब पुलिस के सामने ये बात आई कि ममता और उसके घर वाले नरेश के बीच पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और यहाँ पर नरेश और ममता के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात पता लगने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का अब सारा फोकस नरेश भट्ट के ऊपर आ गया। अब बात है अगस्त के आखिरी हफ्ते की। पुलिस ने ममता के कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में पुलिस चीफ ने ममता के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को ये बताया कि ममता को गायब हुए अब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो चुका था और अब पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ममता को जिंदा ढूंढ पाएंगे। और पुलिस चीफ का यहाँ पर यह भी कहना था कि ममता के केस में इन्वेस्टिगेशन अब एक मिसिंग पर्सन से होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी थी। पर क्योंकि उस वक्त तक पुलिस ने अभी तक ममता की डेड बॉडी भी नहीं बरामद की थी,
इसलिए शायद ममता के घर वालों के लिए पुलिस का ये रवैया एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर उनके पास इस केस में वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से आगे करने दिया। पर पुलिस ने जो भी इन्फॉर्मेशन इस मीटिंग में ममता के परिवार वालों को दी, पुलिस इस इन्फॉर्मेशन की सपोर्ट में ममता के घर से ही कुछ ऐसा अनकवर कर चुकी थी, जिस कारण अब ममता के जिंदा मिलने की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पुलिस चीफ ने ममता की फैमिली के साथ मीटिंग की थी 26 अगस्त को, और इससे 1-1.5 हफ्ता पहले 15 से 20 अगस्त के बीच कोर्ट के द्वारा ममता के घर का एक सर्च वारंट इशू कर दिया गया था। पुलिस कोर्ट के सामने सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करने से पहले ही इस कंक्लूजन तक पहुंच चुकी थी कि ममता के गायब होने के पीछे उसके पति नरेश भट्ट का ही हाथ है। पुलिस का मानना था कि 29 और 30 जुलाई की रात किसी टाइम ममता और नरेश भट्ट के बीच में डाइवोर्स को लेकर आर्गुमेंट शुरू हुआ, और इसके बाद नरेश भट्ट ने अपने घर में ही ममता का कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोरेंसिक एविडेंस चाहिए थे, और क्योंकि पुलिस का मानना था कि क्राइम घर में हुआ, इसलिए कोर्ट से घर की सर्च करने के लिए एक वारंट रिक्वेस्ट किया गया। और कोर्ट द्वारा वारंट इशू किए जाने के बाद पुलिस वालों ने 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कई दिनों तक ममता के घर की पूरी डिटेल्ड फोरेंसिक एग्जामिनेशन की। घर के ही मास्टर बेडरूम से पुलिस को एक जगह पे फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा खून जमा होने के साइन मिले, और इस जगह पर खून का जमाव इतना ज्यादा था जिससे पुलिस का मानना था कि जिसकी भी बॉडी से ये खून निकला उसके बचने के चांस बिल्कुल 0 थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आगे ये पता चला कि अगर ये खून ममता की बॉडी से ही निकला तो फिर ममता को मास्टर बेडरूम में कत्ल किए जाने के बाद उसको घसीटकर मास्टर बेडरूम के साथ ही बने बाथरूम में ले जाया गया। और जब पुलिस ने बाथरूम में चेक करना शुरू किया तो उनको अपनी फोरेंसिक जांच में बाथरूम के फ्लोर और दीवारों पर भी खून के साइन मिले। आमतौर पर किसी क्राइम सीन पर खून के निशान ढूंढने के लिए पुलिस एक लिमिनोल नाम के केमिकल का इस्तेमाल करती है। इस केमिकल के छिड़काव के बाद ये केमिकल खून में आयरन से रिएक्ट करता है, और फिर जब इस केमिकल पर एक स्पेशल लाइट मारी जाए तो जहाँ जहाँ पर भी खून का जमाव होता है वो जगह जगमगाने लगती है। और इसी टेक्निक को यूज करने के बाद पुलिस को ममता के घर के मास्टर बेडरूम और बाथरूम में से जगह जगह खून के साइन मिले। इसके अलावा पुलिस ने जब घर की जांच की तो ये बात भी क्लियर हो गई कि मास्टर बेडरूम और बाथरूम में से खून को केमिकल के साथ साफ करने की भी कोशिश की गई थी, और किसी क्राइम के बाद क्राइम सीन को क्लीन करने की कोशिश एविडेंस टेम्परिंग की कैटेगरी में आता है, और एविडेंस टेम्परिंग के लिए किसी को अलग से चार्ज भी किया जा सकता है। पुलिस ने घर के किचन और घर के गैराज से कुछ चाकू और एक रेसिप्रोकेटिंग सॉ भी बरामद की, और जब पुलिस ने इन सब आइटमों को भी फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा तब पुलिस को इन सब चीजों के ऊपर भी खून के ट्रेस मिले। और फिर जब घर से मिले खून के डीएनए की जांच की गई तो ये बात कंफर्म हो गई कि घर में मिला खून ममता का ही था। मतलब कि पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि ममता को 30 और 31 जुलाई की रात किसी टाइम उसके अपने ही घर के मास्टर बेडरूम में कत्ल किया गया, और इसके बाद नरेश भट्ट ममता की बॉडी को बेडरूम से घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गया, और शायद बाथरूम में ममता की बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटकर शहर के अलग अलग हिस्सों में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। पुलिस को अब इस बात का सबूत मिल चुका था कि ममता को कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि जिस मात्रा में घर से खून के एविडेंस मिले वो एविडेंस इस बात को प्रूव करने के लिए काफी थे कि बॉडी से इतना खून लॉस्ट होने के बाद किसी की भी जान नहीं बच सकती। अब यहाँ पर पुलिस को इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि ममता अब जिंदा नहीं है, और अब उनका अगला फोकस था उसकी बॉडी को लोकेट करना। पर क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी थी, पर नरेश भट्ट का इस केस में अभी भी यही स्टैंड था कि उसको नहीं पता ममता कहाँ गई, और अब पुलिस के लिए ममता की बॉडी को लोकेट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच नरेश भट्ट की मूवमेंट को ट्रैक करना। सबसे पहले पुलिस ने नरेश भट्ट के फोन की डिटेल निकलवाई, पर नरेश के फोन रिकॉर्ड से पुलिस को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे वो ममता का पता लगा पाते। पर फिर पुलिस को पता लगा कि नरेश भट्ट एक टेस्ला गाड़ी ओन करता है, और अगर उसने ममता के कत्ल के बाद इसी गाड़ी को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यूज किया तो पुलिस के लिए इस बात का पता लगाना कि वो ममता को डिस्पोज ऑफ करने के लिए किस लोकेशन पर गया और भी आसान हो जाता। और फिर पुलिस ने टेस्ला गाड़ी में लगे जीपीएस की डिटेल निकलवाई। टेस्ला के जीपीएस से पुलिस को पता चला कि 1 अगस्त की सवेर नरेश भट्ट अपने घर के एड्रेस से 40-50 किलोमीटर के रेडियस में अलग अलग जगह पर गया था, और इनमें से एक जगह पर नरेश एक सीसीटीवी कैमरे में अपने हाथ में काले रंग के गार्बेज बैग लेकर कहीं जाता हुआ देखा जा सकता था। पुलिस को शक था कि नरेश ने ममता की बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके शहर में अलग अलग जगह पर गार्बेज के साथ मिक्स कर दिए थे। और 1 अगस्त की सुबह नरेश अपनी टेस्ला गाड़ी में शहर के एक ऐसे हिस्से में भी गया जहाँ पर सारे शहर का कचरा फेंका जाता था। पर पुलिस ने इन सभी जगहों की पूरी डिटेल से जांच की, पर इनमें से एक भी जगह पर पुलिस ममता या उससे लिंक किसी भी चीज को नहीं ढूंढ पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण था ममता के केस
जिसकी शुरुआत में ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हुआ एक डिले। अगर ममता की मिसिंग रिपोर्ट 2 अगस्त को ही लिखवा दी जाती तब एक बहुत बड़ा चांस था कि शायद पुलिस वाले इन सभी जगहों में से किसी एक पर ममता का कोई बॉडी पार्ट लोकेट कर पाते। पर क्योंकि अब ममता की मौत को 3 हफ्ते बीत चुके थे, इसलिए नरेश द्वारा जिस भी जगह पर उसके बॉडी पार्ट्स को फेंका गया वहां से पहले ही म्युनिसिपैलिटी के ट्रक गार्बेज को लेकर जा चुके थे और अब शायद ममता के बॉडी पार्ट्स उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर सारे शहर का कचरा फेंका जाता था और उस जगह से ममता के बॉडी पार्ट्स को ढूंढना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में नरेश भट्ट के कंप्यूटर की भी जांच की और नरेश के कंप्यूटर पर पुलिस को उसकी गूगल सर्च में एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके ऊपर लगने वाले कत्ल के चार्ज और भी सीरियस हो जाने वाले थे। नरेश ने अपने कंप्यूटर पर ममता के गायब होने से कुछ महीने पहले ये सर्च किया कि अगर किसी की घरवाली की मौत हो जाए तो उसके कितने टाइम बाद घरवाला लीगली दूसरी शादी करवा सकता है। मतलब कि यहाँ पर नरेश के द्वारा की गई एक गूगल सर्च ममता के कत्ल केस में एक प्री मेडिटेशन का एंगल जोड़ देती है और किसी कत्ल केस में प्री मेडिटेशन होना इस बात को प्रूव करता है कि कत्ल करने वाले ने कत्ल को पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया। अब पुलिस द्वारा नरेश भट्ट के ऊपर ममता के कत्ल के लिए फर्स्ट डिग्री चार्ज लगाया जा सकता था और किसी के कत्ल में फर्स्ट डिग्री ही सबसे सीरियस चार्ज होता है। अगर पुलिस ने नरेश भट्ट के ऊपर लगा फर्स्ट डिग्री का चार्ज कोर्ट में प्रूव कर दिया तो एक बहुत बड़ा चांस है कि उसकी बाकी रहती उम्र जेल में ही कटने वाली है। पुलिस अब ममता के मिसिंग केस में वो सारे एविडेंस इकट्ठे कर चुकी थी जो नरेश भट्ट के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट लेने के लिए काफी थे और फिर जल्दी ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए एविडेंस के बेस पर 21 अगस्त साल 2024 को नरेश भट्ट के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और फिर उसके एक दिन बाद ही 22 अगस्त को पुलिस ने नरेश भट्ट को उसके मनेसस पार्क वाले घर से मीडिया की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। अब क्योंकि इस केस में पुलिस वाले अभी तक ममता की बॉडी नहीं ढूंढ पाए थे, जिस कारण इस केस में नरेश के ऊपर सीधा मर्डर चार्ज लगाना बहुत रिस्की हो सकता था, जिस कारण पुलिस ने इस केस में ज्यादा रिस्क ना लेते हुए नरेश को अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ बॉडी का चार्ज लगाया। क्योंकि इस केस में चाहे अभी तक ममता की बॉडी नहीं मिली थी पर ममता के गायब होने की बात 100% क्लियर हो चुकी थी और इसके साथ ही उसके घर से मिले फोरेंसिक एविडेंस और इसके अलावा नरेश भट्ट की मूवमेंट कोर्ट में जज के सामने इस बात को प्रूव करने के लिए काफी थी कि हो ना हो इस केस में नरेश भट्ट ने ही ममता को गायब किया था। पुलिस अब नरेश भट्ट को गिरफ्तार कर चुकी थी और उसकी घरवाली ममता लापता थी और अब अचानक 1 महीने से भी कम टाइम में एक 11 महीने की बच्ची की लाइफ से मां और बाप दोनों गायब हो चुके थे, जिस कारण शुरुआत में ममता की 11 महीने की बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पर फिर जल्दी ही नेपाल से ममता का बड़ा भाई और उसकी माँ वर्जीनिया पहुंचे और इन दोनों के वर्जीनिया पहुंचते ही बच्ची की कस्टडी इन दोनों को दे दी गई। पुलिस वाले इसके बाद अगले 3 महीने एक बार फिर नरेश भट्ट के खिलाफ केस बिल्ड करने में जुट गए और वो नरेश भट्ट की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से जितना भी डाटा निकाल सकते थे वो सारा इकट्ठा किया और फिर ये सारा डाटा एनालिसिस के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। और फिर पुलिस ने इस केस में नरेश के खिलाफ केस बिल्ड करने के बाद 2 दिसंबर 2024 को उसके ऊपर बॉडी की कंसीलमेंट के साथ साथ ममता के फर्स्ट डिग्री कत्ल का चार्ज भी लगा दिया। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को अपने केस पर पूरा भरोसा था कि जो भी सबूत अभी तक वो ढूंढ पाए हैं उनके बेसिस पर कोर्ट में नरेश भट्ट को एक कातिल साबित किया जा सकता था। नरेश भट्ट ने एक बार इस केस में बेल के लिए भी एप्लीकेशन डाली, पर जब कोर्ट में इस बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई तो प्रोसिक्यूशन ने वो सारे एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जो अभी तक उन्होंने इस केस में नरेश के खिलाफ इकट्ठे किए थे। पर यहाँ पर अगर बात की जाए कोर्ट में नरेश के डिफेंस वकील द्वारा पेश किए गए आर्गुमेंट्स की, तो नरेश द्वारा डाली गई बेल एप्लीकेशन की सपोर्ट में डिफेंस के वकील का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ने उसके घर से मिले ब्लड एविडेंस को कोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। डिफेंस वकील का कहना था कि जिस मात्रा में नरेश के घर से खून मिला उतना खून किसी को चोट लगने से भी बह सकता है। पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट के सामने इस बात को क्लियर किया कि घर से मिली खून की मात्रा इतनी ज्यादा थी जो इस बात की इंडिकेशन करती थी कि उस घर में किसी की बॉडी के अलग अलग हिस्से किए गए थे और किसी को चोट लगना और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा जाना, इन दोनों का कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नरेश की डिफेंस टीम में कोर्ट ने इस बात को भी उठाया कि अभी तक पुलिस ममता की बॉडी को नहीं ढूंढ पाई थी, जिस कारण डिफेंस के वकील का कहना था कि पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि ममता की मौत हो चुकी है और उसका कहना था कि हो सकता है ममता अभी भी कहीं पर जिंदा हो। पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने एक बार फिर घर के मास्टर बेडरूम और बाथरूम से मिले खून की मात्रा को कोर्ट के सामने रखा। एक बात तो पक्की थी कि ये सारा खून ममता की बॉडी से ही निकला था और डीएनए टेस्ट में इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया था। और यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि अगर किसी की बॉडी में से इतनी बड़ी मात्रा में खून बहे तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इंसान जिंदा बच सकता था, जिस कारण पुलिस का ये मानना कि इस केस में ममता की मौत हो चुकी है
प्रोसिक्यूशन की ये अजम्पशन पूरी तरह फैक्ट्स पर बेस्ड थी। और यहाँ पर कोर्ट में बैठे जज ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ही साइडों के आर्ग्यूमेंट सुने और एंड में इस बेल हियरिंग में जज ने प्रोसिक्यूशन की साइड लेते हुए नरेश की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि अब इस केस का ट्रायल शुरू होने तक नरेश को जेल में ही रहना पड़ेगा। नरेश भट्ट के वकील ने इस केस में नरेश भट्ट को बरी करवाने के लिए कानून के लूप होल इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नरेश पर 2 अलग अलग चार्ज लगे थे, जिनमें से एक था कंसीलमेंट ऑफ बॉडी का और दूसरा चार्ज लगा था ममता के फर्स्ट डिग्री कत्ल का। नरेश के वकील ने कोर्ट के सामने अपील की कि नरेश पर लगे दोनों ही चार्जों की अलग अलग सुनवाई की जाए। मतलब कि वो कहना चाहता था कि सबसे पहले नरेश पर लगे कंसीलमेंट ऑफ बॉडी वाले चार्जेस के ऊपर ट्रायल चलाया जाए, क्योंकि उसको पता था कि कंसीलमेंट ऑफ बॉडी के लिए पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं थे, जिस कारण उसको उम्मीद थी कि अगर पहले कंसीलमेंट ऑफ बॉडी के ऊपर ट्रायल शुरू हुआ तब एक बहुत बड़ा चांस था कि नरेश को इस चार्ज में बरी कर दिया जाए। और यहाँ पर कानून के डबल जेपरडी प्रिंसिपल के अंडर नरेश को एक क्राइम के लिए दूसरी बार चार्ज नहीं किया जा सकता था। पर यहाँ पर कोर्ट का मानना था कि नरेश भट्ट के ऊपर लगे दोनों ही चार्जेस में ट्रायल एक साथ चलाया जाना चाहिए, जिस कारण कोर्ट द्वारा इन दोनों ही चार्जेस को कंसोलिडेट करके ट्रायल की डेट सितंबर 2025 में सेट कर दी गई। पर किसी भी ट्रायल के शुरू होने से पहले एक डिस्कवरी फेज होता है और इस डिस्कवरी फेज में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को ही एक दूसरे के साथ अपने एविडेंस शेयर करने होते हैं, ताकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के केस को समझकर अपना केस बिल्ड कर सकें। पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस को 1.5 टेराबाइट इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी और इस 1500 GB डाटा में हजारों की संख्या में फोटोज, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स थे जो डिफेंस टीम को रिव्यू करने थे। और यहाँ पर पुलिस का सिस्टम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ डाउनलोड करने की फैसिलिटी नहीं देता। मतलब कि डिफेंस को हर एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अलग अलग डाउनलोड करना पड़ना था। और यहाँ पर डिफेंस के पास रिसोर्सेज कम होने के कारण उन्होंने कोर्ट के आगे इस केस के ट्रायल को साल 2026 में पुश करने की अपील की। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी यही चाहती थी कि इस केस में ट्रायल को और आगे पुश कर दिया जाए, ताकि उनको नरेश के खिलाफ अपना केस बिल्ड करने में थोड़ा और टाइम मिल जाए। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर डिफेंस को 1.5 टेराबाइट डाटा दिया, ताकि डिफेंस टीम कभी भी सितंबर 2025 तक इस केस में ट्रायल के लिए रेडी ना हो सकें। अब इस केस के ट्रायल की शुरुआत अक्टूबर 2026 में होने की उम्मीद है। पर क्या उस वक्त तक पुलिस ममता की बॉडी ढूंढ पाएगी या फिर प्रोसिक्यूशन इस केस को एक नो बॉडी केस के रूप में लड़ेगी? इस सवाल का जवाब तो टाइम के साथ ही मिलेगा। पर यह बात भी यहाँ पर क्लियर है कि अगर इस केस में प्रोसिक्यूशन बॉडी नहीं भी ढूंढ पाई तो फिर भी नरेश के खिलाफ जो सबूत उन्होंने अभी तक इकट्ठे किए हैं वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ममता की अब मौत हो चुकी है और उसको उसके ही घर में कत्ल किया गया। और जब किसी औरत का अपने ही घर में कत्ल हो तो आम तौर पर शक के घेरे में उसका हस्बैंड ही होता है। तो आगे अब इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है वो अब टाइम के साथ ही पता चलेगा। और अगर इस केस के ऊपर आगे कोई भी मेजर अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ उसको शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप इस केस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि नरेश ने ही ममता का कत्ल किया या फिर ममता अपनी मर्जी से गायब हुई? और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।